नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटेड थॉट एंड परसेप्शंस लाइक अ सिज़ोफ्रेनिया। उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है उसमें जो सिज़ोफ्रेनिया है, मोस्टली जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें से अगर हम कहते हैं ना, बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा अगर होता है तो वो सिज़ोफ्रेनिया होता है, जिनमें क्या है कि बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा डिजीज़ हो जाती है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं सिज़ोफ्रेनिया को, जिसमें क्या है कि अल्टरनेटिव थॉट एंड परसेप्शंस लाइक अ सिज़ोफ्रेनिया, कि इसको हम थॉट और परसेप्शन को चेंज हो जाती है एक पर्सन की, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और सिज़ोफ्रेनिया को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में बात करते हैं अल्टरनेटिव थॉट एंड परसेप्शन, कि हमें थॉट और परसेप्शन को डिस्कस करना है, ठीक है। अल्टरनेटिव मीन्स के थॉट और परसेप्शन में चेंज आना, अल्टरनेट होना, ठीक है। और उसके अलावा डिस्क्राइब सिज़ोफ्रेनिया इन लाइट ऑफ अल्टर्ड थॉट्स एंड परसेप्शन, कि जो आपकी थॉट और परसेप्शन है वो चेंज हो जाए, ठीक है। सिज़ोफ्रेनिया क्या करता है, लाइट टू द ये एक थॉट और परसेप्शन को चेंज कर देता है। उसके अलावा डिस्टिंग्विशेस की पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स फाउंड इन द क्लाइंट विथ दिस थॉट डिसऑर्डर, कि अगर थॉट डिसऑर्डर है तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम क्या आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया हमेशा थॉट और परसेप्शन चेंज हो जाती है। और उसके अलावा एनालाइज करेंगे ह्यूमन रिस्पॉन्स फॉर द सिज़ोफ्रेनिया विथ एम्फेसिस ऑन द परसेप्शन, थॉट, एक्टिविटीज़ एंड कॉन्शियसनेस इफेक्ट। इन सबको हम क्या करेंगे, हमें इनको एनालाइज करना होता है रिस्पॉन्स को। सिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनका रिस्पॉन्स क्या है, उनकी परसेप्शन, थॉट, एक्टिविटीज़, इनको हम देखते हैं, कॉन्शियसनेस को, और वो क्या इफ़ेक्ट कर रही है एक पेशेंट पे, उनको हम देखते हैं। उसके अलावा हम क्या करेंगे, इंट्रापर्सनल जो हम क्या करेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाएंगे, कि पेशेंट के साथ किस तरीके से हमें रिलेशन करना चाहिए, ताकि जो सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं वो सही से एक आपको सिज़ोफ्रेनिया क्या है, जो भी मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं वो आपको आप उसके साथ मतलब उनके साथ आपका रिलेशंस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, और आप सही तरीके से नहीं बना सकते। तो इसलिए आपको क्या है कि उसके लिए आपके जो भी क्या है कि आप पर्सनली उसको उसको किस तरीके से अपना रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं उसके साथ। उसके अलावा एनालाइज प्रिडक्सिंग्स फैक्टर्स एंड परसेप्चुअल द स्ट्रेस एंड अपरेंस ऑफ द स्ट्रेस रिलेटेड टू सिज़ोफ्रेनिया, और कौन कौन से स्ट्रेस है एनालाइज करेंगे, उनको देखेंगे, ताकि हमें सिज़ोफ्रेनिया के बारे में पता चल सके। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी सिज़ोफ्रेनिया के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिज़ोफ्रेनिया में कौन कौन से, अगर हम कहते हैं ना, डिसऑर्डर आ जाते हैं। सिज़ोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर नहीं है, सिज़ोफ्रेनिया में मल्टी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सोशल आइसोलेशन होना, या फिर केटाटोनिक बिहेवियर, या फिर हेलोसिनेशंस, इनकोहेरेंस होना, ज़ीरो लेक ऑफ इंटरेस्ट इन्वेंटेड, एंड उसके अलावा ऑब्वियस फेलियर ऑफ डेवलपमेंट्स एंड प्री स्कॉलर बिहेवियर्स। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाइजीन एंड ग्रोमिंग्स एंड पेयर रिकरेंट इलने क्या है, इल्यूशंस। उसके अलावा क्या है कि मोस्टली ये सारी क्या है कि डिजीज़ एक पेशेंट में डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं जिनको सिज़ोफ्रेनिया है। तो सिज़ोफ्रेनिया में एक डिजीज़ नहीं होती है, मल्टी सिस्टम डिजीज़ होती है, ब्रेन की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट इफ़ेक्ट होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि आपका जो बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से चेंज होता रहता है, तो उसको हम मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। अनएबिलिटी टू रिटेन एंड फंक्शनिंग्स एंड इफेक्ट अनअप्रोप्रिएट, किसी चीज़ के लिए अनअप्रोप्रिएट हो, ये सारे क्या है कि आपके ओवरऑल बन जाते हैं जितने भी
जो सिज़ोफ्रेनिया के डिजीज़ है उन सब के हमने लिस्ट किए हैं नाम के कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर व्हिच इन्वॉल्व्स डिस्टॉर्शंस इन द लैंग्वेज एंड थिंकिंग परसेप्शंस इमोशनल एंड बिहेवियर। कि जो आपका जो सिज़ोफ्रेनिया है वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, साइकेटिक डिसऑर्डर्स है, जिसमें क्या होती है आपकी एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है, एक साइकोटिक। न्यूरोटिक आपकी नर्व वगैरह डैमेज हो उनकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं एनजाइटी, ये सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये उस तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें सिज़ोफ्रेनिया है। इसमें क्या होता है कि आप डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज थिंकिंग, आप बोल रहे हो वो उनमें चेंज आना, आपकी लैंग्वेज में, आपकी थिंकिंग, आप जो भी सोच रहे हो, आपकी कॉग्निटिव यूज़ कर रहे हो उसमें चेंज आना, आप परसीव क्या कर रहे हो परसेप्शन में चेंज आना। जिस तरीके से कोई भी चीज़ हम देख के हम उसके बारे में क्या अपने उसकी इमेज बना रहे हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं, वो परसेप्शन चेंज हो जाती है। हमारे इमोशंस, अगर अगर हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं, कभी सैड ज़्यादा कभी हैप्पी ज़्यादा, तो ये सारे क्या है इमोशन चेंज हो जाते हैं। या फिर बिहेवियर, हमारा एक नॉर्मल चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं होता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वो भी क्या है, वो भी हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट करता है, वो भी एक हम कह सकते हैं कि हम सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट में देखते हैं। WHO डिफाइंड द सिज़ोफ्रेनिया एज सेवरल मेंटल डिसऑर्डर्स दे अफेक्ट थिंकिंग परसेप्शन, थिंकिंग, लैंग्वेज परसेप्शन, हियरिंग, वॉइस एंड डिल्यूशंस। ये सारी चीज़ें आ जाती है कि आपको डिल्यूशंस या फिर आपको क्या है कि फाल बिलीव्स और डिल्यूशंस, और उसके अलावा आपकी परसेप्शन, आपकी थिंकिंग, आपकी जो भी एबिलिटी है हियरिंग वॉइस की वो चेंज हो जाए, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं सिज़ोफ्रेनिया, जिसमें ये एक सरल सीवियर अगर हम कह सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर है जिनमें ये सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया इज़ अ ग्रीक वर्ड, सिज़ो मीन्स टू स्प्लिट एंड फिनियाटिक मीन्स माइंड, के जो स्प्लिट माइंड जिसमें क्या है कि चेंजेस होना। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं द एवोल्यूशंस ऑफ द टर्म्स, जिसमें आ जाते हैं कुछ ऐसे टर्म डिल्यूशंस में ईमेल क्रोपिक एंड सिज़ोफ्रेनिया आर, जिसमें आ जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट आपको ये टाइप और इनकी मीनिंग दी गई है। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं जो सिज़ोफ्रेनिया के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं उनकी बात करते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, उसके अलावा कॉग्निटिव सिम्टम्स। ये 3 डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं एक सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट में, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम मोस्टली हम देखते हैं सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट में, और किस तरीके से वो सिम्टम्स हमारे, अगर हम किसी पेशेंट को डील कर रहे हैं एज अ नर्स, तो उसको हम किस तरीके से हम उसके सिम्टम्स देख के हमें पता चलेगा कि ये कौन सा पेशेंट है, ठीक है। Behavior and functional deficiencies seen the schizophrenia is widely among the patients. Sign and symptoms divided in 3 categories, जिस तरीके से नेगेटिव, पॉजिटिव एंड कॉग्निटिव। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होता है कि पॉजिटिव सिम्टम्स दैट इज अ प्रेजेंट बट दे शुड एब्सेंट, दे आर indicate the patient's loss the touch with reality। उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स होता है ना, वो क्या है कि द पेशेंट प्रेजेंट, वो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं बट इंडिकेट द पेशेंट्स लॉस ऑफ रियलिटी। वो क्या करता है जो स्लो स्लो वो है ना रियलिटी को लॉस कर देता है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं उनको लॉस कर देता है। उनको जिस तरीके से हम बात करते हैं ना, मतलब एब्सेंस ऑफ रियलिटी, हमारे जो पेशेंट्स होते हैं अगर जिनको पॉजिटिव सिम्टम्स आ गए हैं सिज़ोफ्रेनिया के, तो उनमें क्या होगा कि उनके जो भी कंडीशंस होंगी ना, दे शुड बी द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होगी, इंडिकेट द पेशेंट्स एज लॉस ऑफ टच विद द रियलिटी। कि उनमें जो हमें इंडिकेशन यही मिलेगी कि वो अपनी रियलिटी से चेंज बात करेंगे, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलोसिनेशन फर्स्ट इसका एग्जांपल है, जिसमें हम हमारे जो सेंस है ना वो चेंज हो जाते हैं। सेंस का
चेंज होना, फॉर एग्जांपल आपकी सेंस इस तरीके से, जिस जो पेशेंट्स है सिजोफ्रेनिया के, जिनको हेलुसिनेशन हुई है, उनकी जो पॉजिटिव सिम्टम्स हेलुसिनेशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो सेंस अलग कर रहा है, उसको ऐसा है कि कोई बोल नहीं रहा है फिर भी उसको आवाज़ सुनाई देगी, कोई है नहीं फिर भी उसको दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हेलुसिनेशन में। इसमें क्या है कि आपकी जो एक्चुअल रियलिटी है वो चेंज होना। उसके अलावा डिल्यूशन में फ़ाल्स बिलीव, कि आप फ़ाल्स बिलीव आपके बन जाते हैं कि कोई मेरे बारे में गलत सोच रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई मुझे मारने को आ रहा है, तो ये सारे फ़ाल्स बिलीव बन जाते हैं। डिसओरिएंटेड बिलीव एंड स्पीच, आपकी जो बिहेवियर या फिर आपकी स्पीच होगी वो डिसऑर्गेनाइज्ड होगी, उसकी कोई भी आपको पता नहीं है कुछ भी। जो पेशेंट्स अगर सिज़ोफ्रेनिया का होता है, जिसको पॉजिटिव सिम्पटम्स है ना, उसमें ये चीज़ें हम देखते हैं कि वो लास्ट में जो हम कहेंगे ना डिसऑर्गेनाइज्ड, जिसमें वो कुछ भी बोल रहा होता है, उसको कोई भी पता नहीं होता है कि किस तरीके से तरीका होता है बोलने का, वो किस तरीके से बोलना चाहिए, उसको पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो एक पेशेंट्स होता है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव सिम्पटम्स होते हैं। वो कभी क्या बोल रहा होता है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, एक बात में किसी के सामने वाले को बात उसकी समझ नहीं आती है, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स में अगर हम बात करते हैं, तो उसमें मोस्टली क्या है कि हमें क्या है कि सिम्टम्स रिफ्लेक्ट द एब्सेंस एंड नॉर्मल करेक्टर। सिम्टम्स क्या है, रिफ्लेक्ट करेंगे एंड रिफ्लेक्ट्स द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल करेक्टर। जो नॉर्मल करेक्टर है वो एब्सेंस हो जाएगा, उनके जो भी जो है ना रिफ्लेक्ट वो करके बताएगा, जिस तरीके से वो अपनी टॉक के थ्रू एक सिम्टम्स बताता है, जिस तरीके से अगर पुअर्टी ऑफ स्पीच, अपने गरीबत के बारे में, अपनी लैक ऑफ इनकम के बारे में वो बोलता रहता है, अगर ब्लेंटेड इफेक्ट, ये सारे क्या है कि ये सारे नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में। उसके अलावा कॉग्निटिव में हम बात करते हैं, जिसमें क्या है पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग्स स्किल्स, जिसमें क्या है कि वो ना ही एबनॉर्मल थिंकिंग होती है उसकी, वो पेशेंट रिफ्लेक्शन सही से नहीं कर पाता है, एबनॉर्मल थिंकिंग होती है, पुअर डिसीजन मेकिंग होती है, पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। और उसके अलावा एबिलिटी टू कम्युनिकेशन हैज़ मतलब बिहेवियर मीन्स कि उसकी जो कम्युनिकेशन होगी ना, उसमें भी उसका एक बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जो होना चाहिए एक्चुअली में एक इफेक्टिव बिहेवियर, वो नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, कोग्निटिव सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसमें थॉट्स डिसऑर्डर्स आ गया, या फिर ब्रेरिंग्स बिहेवियर, जिसमें वो क्या है किसी भी चीज़ को हैवी, या फिर हम कहते हैं ना डॉग की तरह, वो उस तरीके से बिहेव करता है। ये दोनों क्या है कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया। ये सारे क्या है कि सिजोफ्रेनिया पेशेंट में सिम्टम्स होते हैं मोस्टली, जो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कौन से काज होते हैं सिजोफ्रेनिया के, कि किन चीज़ों की वजह से सिजोफ्रेनिया होता है पेशेंट को। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम बात करते हैं हेरिडिटी, बोथ पेरेंट्स, जो भी बोथ पेरेंट्स हैं उनकी हेरिडिटी क्या है, ठीक है, उन अगर फैमिली में किसी को ये वाले डिजीज़ होती है, तो फिर उसकी फैमिली टू फैमिली चेंज होती जाती है, वो डिजीज़ ट्रांसमिट होती जाती है। उसके अलावा है सिजोफ्रेनिया कि हमें पता होना चाहिए कि बहुत पेरेंट्स में हम देखते हैं कि किसको अगर ये डिजीज़ है, तो वो भी क्या करवाती है, काज करवाती है सिजोफ्रेनिया को। और उसके अलावा न्यूरो ट्रांसमीटर्स में आ जाता है इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ डोपामिन। अगर डोपामिन की इंक्रीज हो गई लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, तो उसकी वजह से भी क्या है कि वो भी एक इफ़ेक्ट करवाती है हमारे बिहेवियर पे, हमारी ओवरऑल कंडीशन पे। तो वो भी एक डिसऑर्डर है, ठीक है। हमारा डोपामिन लेवल इक्वल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कम हो गया तो भी स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें होंगी, अगर ज़्यादा हो गया तो वो भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, पर मेंटल डिसऑर्डर के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रेन एबनॉर्मलिटी, जिसमें आ जाता है एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेन एंड वेस्क्यूलर, जिसमें अगर ब्रेन की वेसल्स एनलार्ज हो गई है, तो वो भी एक इफ़ेक्ट करता है आपके ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़ पे। उसके अलावा अदर फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर बात करते हैं एनवायरमेंटल के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं
ओवरऑल जो भी काज करवाते हैं सिजोफीनिया को, वो हम डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे पेरिनेटल एक्सप्लोरेशन से वायरस, उसके अलावा रुबेला, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ईटीसी जो भी वायरस हैं वो भी क्या करवाते हैं, इफेक्ट करते हैं ब्रेन पे। वहाँ पे वो अलग तरीके से वो क्या करवाते हैं, डिजीज़ काज करवाते हैं। तो ये भी क्या है कि उनकी वजह से ब्रेन पे इफेक्ट होता है। ब्रेन की वजह से क्या है कि ओवरऑल सिस्टम, जो माइंड का सिस्टम होता है, उस पर चेंजेस आ जाती है, उसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाता है। उसके अलावा लो ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अगर चाइल्ड बर्थ में लो ऑक्सीजन लेवल है, कोई बच्चा साइनोटिक कंडीशन में है, तो फिर भी यानी क्या है कि उसको हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोशल फैक्टर के, कौन कौन से ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको सिजोफीनिया हो सकता है। अगर आप के कोई पेशेंट आइसोलेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो भी वो काज करवाता है। क्या है कि वो भी एक इस डिजीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। लो इनकम स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस कम है, उसको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस एंजाइटी, इस तरीके से वो नेगेटिव थॉट्स, उस तरीके से वो क्या करवाता है, काज करवा सकता है सिजोफ्रेनिया। और क्या है कि ससेप्टेबलनेस एंड उसके अलावा इंट्रो वर्ड्स या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या फिर प्री मोटोबल, ये सारे क्या हैं कि ये भी एक हम कह सकते हैं सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सिजोफ्रेनिया काज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि आपको किसी पेशेंट को काज होती है सिजोफीनिया। ठीक है, तो ओरल स्टेज आर फिक्सेशंस होना, ठीक है, उनमें चेंजेस होना ओरल स्टेज में। और उसके अलावा क्या है कि डिफेक्ट इन ईगो, और ईगो में डिफेक्ट आना, या फिर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कि अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होना, या फिर ब्रेक इन फैमिली सेटअप्स, आपका अगर कोई फैमिली सेटअप चेंज हुआ है उसकी वजह से भी आपको साइकोट्रिक का इफेक्ट पड़ता है। और उसके अलावा इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, आपके लोगों के साथ अगर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो वो भी आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती है, उसकी वजह से आपको सिजोफीनिया हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सडेंट चेंज इन पैटर्न ऑफ लाइफ, आपका पैटर्न ऑफ लाइफ सडेंटली चेंज हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिनकी वजह से आप सारे उस पे रिलायबल हो, ठीक है, अगर उसकी कुछ तबीयत खराब हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, एक्स वाई जेड कोई ऐसा ट्रॉमा आ जाता है आपकी लाइफ में, फिर क्या होता है कि आपके सडनली आपकी लाइफ के जो भी पैटर्न्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या है कि ये सारे साइकेट्रिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सिजोफ्रेनिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि कौन सी कॉमन एज है जिनमें सिजोफीनिया होता है। सिजोफीनिया इज कॉमन बिटवीन 20 to 30 ईयर एज में मोस्टली होता है। यंग एज के लोगों में मोस्टली सिजोफीनिया होता है। बोथ सेक्स आर इक्वल, कि ऐसा नहीं कि मेल में ज़्यादा हो फीमेल में कम हो, ये दोनों में एक जितना होता है कि ये डिजीज़ दोनों में एक जितनी है। ठीक है, और जो एज है वो 20 से लेकर 30 के जो भी होते हैं ना, उनमें मोस्टली सिजोफीनिया दिखाई देती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इट्स अ करेक्टरिस्टिक्स डिस्टर्बेंस इन द फोर एरियाज में, हम इसके जो करेक्टर हैं उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो उसमें आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ परसेप्शन, जिसमें इल्यूशन आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम परसेप्शन की कर रहे हैं तो इल्यूशंस के उस पेशेंट की उस पेशेंट की फाल्स परसेप्शन हो जाती है, जिसमें हेलोसिनेशंस, ऑडिटरी, या फिर हम कहते हैं ना उसको हेयरिंग एंड वॉइस की प्रॉब्लम के, अगर हेलोसिनेशन है तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, ऑडिटरी और हेलोसिनेशंस प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा हेयरिंग वॉइस एंड हैव नो ओरिजन्स, के कोई भी असल में कोई होता नहीं है फिर भी उसको वॉइस सुनाई देती है। तो ये सारे कॉमनली सिम्टम्स आ जाते हैं। इल्यूजन मीन्स आपकी परसेप्शन चेंज हो जाना,
आपकी क्या है कि जो फ़ाल्स परसेप्शन हो जाए, उसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसमें आ जाता है कि कॉमनली आपका जो बिहेवियर है इस तरीके से हो जाता है, वॉइस कमिटेड फॉर सम थिंग्स आर कॉमनली व्हाटएवर दे डूइंग्स लिटरली केसेस इन स्टार्ट फॉर द कम्युनिकेशन लॉस ऑफ वॉइस। उसकी वजह से क्या है कि दोज वॉइस आपको क्या आप ऐसे बोल रहे होंगे कि मुझे वो कुछ बुला रहा है, इस तरीके से उस पेशेंट के परसेप्शन चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डीपर्सनलाइज्ड, जिसमें आ जाता है patient may feel that he has totally changed, so they are that he is no longer himself, के है ना वो उसके उसको ये लगता है कि मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ, मैं ज़्यादा नहीं रह सकता। इस तरीके से उसकी क्या है कि डी पर्सनलाइजेशन बन जाती है खुद के लिए वो। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड थॉट डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें आ जाता है कि डिसबैलेंस अगर थॉट या फिर आपकी लैंग्वेज हो गई है, तो उसमें क्या आ जाता है कि उसमें मोस्टली सम पेशेंट्स टॉक आर कॉन्स्टेंटली, कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो टॉक कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, पर उनकी जो टॉक होती है उनमें समझ हमें कुछ नहीं आता है। द एंटायर म्यूट दे टॉक आर यूजली इररिलेवेंट, के डिफ़िकल्टी या फिर इररिलेवेंट होगी, जो किसी भी काम की नहीं होंगी, बेवजह के वो बोलते रहेंगे। अंडरस्टैंड वर्ड्स लॉस दे आर मीनिंग्स, मतलब कि उस कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे ना अंडरस्टैंड होंगे, डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड, उसके अलावा उसकी कोई मीनिंग ही नहीं होगी। एसोसिएट फॉर कॉमन सिम्टम रिगार्डिंग टू लैंग्वेज और थॉट्स, ये क्या है लैंग्वेज और थॉट, सेकंड हमारा है, जिसमें यही होता है कि एक सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट है, दूसरा करेक्टर यही होता है कि उसकी जो लैंग्वेज और थॉट में चेंजेस आना, वो कुछ भी बोल रहा होता है, दिन भर बोल रहा होता है, उसकी जो बोलने में ना ही उसकी मीनिंग होती है, ना ही हमें कुछ अच्छे तरीके से उसके बारे में समझ आता है कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, फिर भी वो बोलता जाता है, बोलता जाता ही, ये सारे क्या हैं कि उसमें आ जाते हैं सिम्टम्स। ठीक है, उसके कैरेक्टर्स, उसके अलावा दे उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे हमारा वर्ड सेलर्ट्स। सेलर्ट्स आर नियोलॉगिज्म्स, न्यूली कोइंस वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेस, इसमें क्या है कि एक्सप्रेस के कोइन वर्ड्स को, जिसमें आ जाता है कनेक्शन बिटवीन आइडियाज, इसमें क्या है कि डिसऑर्डर लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन आइडियाज, जिसमें आपका जो लैक हो जाता है कनेक्शन बिटवीन आइडियाज, आप एक आइडिया कहते हो पर उसका दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है कि आप एक्चुअली में किस तरीके से बात करना चाह रहे हो। ठीक है, और उसके अलावा नेगेटिज्म्स या फिर इलसेकोलेटिया, जिसमें मीनिंगलेस रिपीटेट ऑफ द वर्ड, मीनिंगलेस आप बार बार रिपीटेट करते हो वर्ड्स को। और उसके अलावा एन, जिसमें आ जाता है एकोप्रोक्सिया, जिसमें आपको क्या है इनवॉलेंटरी रिपीटेशंस एंड इमिग्रेशंस ऑन अदर पर्सन्स एक्शन, के दूसरों के इनवॉलेंटरी आप एक्शंस देखते रहते हो, ये सारी चीज़ें आ जाती है। दे आर थिंक द पेशेंट्स इज अ हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड, वो हाईली डिसऑर्गेनाइज हो जाता है चीज़ों को सोचने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा थॉट्स इज एक्सप्रेस इन इल्यूट्स एंड इररिलेवेंट, जो इररिलेवेंट हो या फिर डिसऑर्डर पैरालॉजिकल हो कि उसी चीज़ में कोई भी लॉजिक ना हो, ना हो एज अ पैरालॉजिक किया, तो इसमें पैरालॉजिक थॉट हो जाती है ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इम्बावेलेंस, जिसमें आ जाता है टू कंट्रावेलेंट बिहेवियर इवेंट्स, आप क्या है कि एक ही इवेंट को, एक ही बिहेवियर को दो तरीकों से कंट्रावेलेंट करते हो उसको, तो फिर वो क्या है कि वो भी एक अगर हम बात करते हैं दे पेशेंट्स आर डिडेक्ट फॉर द रियलिटी एंड लिव फॉर द ओन वर्ड, वो क्या है कि वो खुद अपने दुनिया में ही रहता है, ओन वर्ड्स। ठीक है, और उसके अलावा फाल्स बिलीव हो जाते हैं, जिसमें डिल्यूशन आ जाता है, जिसमें फाल बिलीव के आप सबको गलत समझ, अपने ही बिलीव पे फाल्स बिलीव हो जाते हैं, उसके बन जाते हैं, एंड रियलिटी को वो एक्सेप्ट नहीं करता है,
वो खुद अपनी अलग से दुनिया बना के वहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके अलावा सम इम्पोर्टेंट डिल्यूशंस आर following. So the delusions of graduates and delusion of perceptions and precautions and delusion of reference and systematic delusions related to bodies and illusions of delusion of control. ये सारे क्या हैं कि delusion के different different categories है, जिसमें अगर different different delusions आ जाते हैं. delusion means false, आपका believe होना कि आपकी जो रियलिटी अलग हो, आपकी अलग ही false वर्ड में हो और आपकी different different थिंग्स और थॉट्स हो, ठीक है। उसके अलावा इमोशनल डिस्टर्बेंस डिसबैलेंस जिसमें आ जाता है चेंज इन मूड इज इन कॉमन सिजोफीनिया, जो कॉमनली सिजोफीनिया में चेंज हो जाता है मूड आपका। उसके में अलावा इमोशन में अगर हम बात करते हैं, इमोशन में बी excreted and they are influenced rapidly in the appropriate always. वो rapidly क्या है, influenced तो हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कभी सिजोफरेनिया के पेशेंट ज़्यादा हैप्पी होगा, कभी बहुत ज़्यादा अपसेट होगा, वो नेगेटिव टॉक करेगा, तो ये क्या है, मूड चेंज होना, ठीक है, वो हो जाता है। उसके अलावा एक्सट्रीम्स फेयर ऑफ द, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेयर होना, ठीक है। उसके अलावा विदाउट फॉर रिस्पॉन्सिबल काज, के काज का पता ही ना हो सडनली उस चीज़ के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा फेयर होना। सम कॉमन इफेक्ट फॉर द डिसऑर्डर, इन दिस डिसऑर्डर्स में फॉलोइंग्स कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। ब्लिंटेड मूड जिसमें आ जाता है द पेशेंट्स, मतलब पेशेंट है ना, मे रिस्ट्रिक्टेड, मे हैव अ रिस्ट्रिक्टेड ऑफ आउटवर्ड एक्सप्रेशन योर इमोशंस, वो अपने इमोशन को आउटवर्ड जो लोगों के साथ वो एक्सप्रेस नहीं कर जाता है, ठीक है। ये भी एक क्या है कि डिसऑर्डर में चला जाता है। इनकॉन्ग्रेट्स जिसमें आ जाता है इनकॉन्ग्रेशंस, जिसमें मूड जो मूड है ना, मूड नॉट अप्रोप्रिएट सिचुएशंस, वो मूड सिचुएशन के हिसाब से नहीं होता। जिस तरीके से अगर कहीं पे वो जा रहा है जहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, वहाँ पे वो हंसना स्टार्ट हो जाएगा, उसका मूड ही चेंज हो जाएगा। अगर ये जहाँ पे हंसने की बात होती है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, तो ये क्या है, उसके मूड पे इफ़ेक्ट करता है। नॉट अप्रोप्रिएट मूड हो जाता है, अनहैप्पी, कभी ज़्यादा है वो खुश होना, कभी बहुत ही कम हंसना गाना खुश होना। और उसके अलावा लेबल्स मूड्स जिसमें आ जाता है rapidly shift of the mood without any reasons for the instructions and change for the tier and languages repeatedly, कि आपके टीयर्स लैंग्वेजेस रिपीटली चेंज होते रहते हैं एक मूड की हिसाब से, ठीक है। फोर में आ रहा है हमारा, जिसमें आ जाता है डिस्टर्ब द बिहेवियर, बिहेवियर में डिस्टर्ब होना, जिसमें लेक ऑफ इंटरेस्ट, आपको किसी भी चीज़ में लेक ऑफ इंटरेस्ट इन द एनवायरनमेंट, के कोई भी इंटरेस्ट ना हो एनवायरनमेंट में, ओवर एक्टिव बन जाते हैं वो पेशेंट्स। उसके अलावा द पेशेंट में बी अडॉप्ट ओल्ड पोस्चर्स मेंटेन, देयर आर मैनी मिनट्स में मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आ जाती है इस डिसऑर्डर्स में। उसके अलावा सिजोफीनिया को हम किस तरीके से डायग्नोज करेंगे, सिजोफीनिया को, तो हम सिजोफीनिया को डायग्नोसिस दे अबव द emissions and clinical features are present, they are least 6 months or more than absence of any ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आ जाता है देयर नो सिंगल टेस्ट फॉर द सिजोफीनिया एंड द कंडीशनल इज यूजली डायग्नोज आफ्टर असेसमेंट एंड जो स्पेशलिस्ट इन द मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं 6 मंथ की डायग्नोज में उन्हें हमें पता चलता है, एटलीस्ट जो लास्ट 6 मंथ की जो भी उसकी डायग्नोज होती है, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, उनको देखना, उसके हिसाब से उसको एक फाइंड करता है कि किस तरीके से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोज ऑफ सिजोफीनिया, इसमें डिफरेंट इल्यूशन आना, मीन्स कि अपनी जो फाल्स बिलीव बनाना, उसके डिल्यूशन में फाल बिलीव, हेलोसिनेशन में यहाँ पे पर आपकी सेंस चेंज होना, डिस जो ऑर्गेनाइज्ड स्पीच जिसमें कुछ भी बोलना, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि कुछ आ जाते हैं नेगेटिव सिम्टम्स के, वो उसके सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, वो एक बोल के
आपको बता रहा होता है। उसके अलावा ग्रोसिंग डिसऑर्डर्स एंड द केटाटोनिक बिहेवियर बन जाता है। तो ये सारे क्या है कि हम इनको किस तरीके से डायग्नोज करते हैं, इनके जो भी सिम्टम्स हैं उनको देख के। उसके बाद बात करते हैं दो इसके टाइप की, जिसमें फर्स्ट में सिज़ोफ्रेनिया आ जाता है, सेकंड में हमारे पास आता है पैरानॉइड्स। पैरानॉइड में और सिज़ोफ्रेनिया में क्या-क्या फ़र्क है वो उसको हम डिस्कस करते हैं। द मोस्ट कॉमन द डिल्यूशन एंड परसेप्शन डिल्यूशन ऑफ द perceprecocious and they refers the control and definitely they are well the systematic delusion वो systematic delusion या फिर perceptually change हो जाए, ठीक है वो। और उसके अलावा disbalance of effect and volatility speech and motor behaviors। तो ये क्या है कि डिफरेंट इसके कॉमन जो भी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं उनको हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिंपल टाइप में अगर हम बात करते हैं कि क्या आ जाता है, जिसमें सिंपल टाइप में अगर हम देते हैं दिस टाइप इज शो द प्रोग्रेसिव आर dealings for the feeling and interest they are patient losing interest in work this work he come to moody and irritable for the sense and moral values in the loss of the delusions and hallucination typically seen। इसमें क्या है कि डिल्यूशंस और हेलोसिनेशन हम मोस्टली देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि हेबिफेरोटिक जो डिसऑर्डर है डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप में, तो उसमें क्या होता है कि द टर्म्स हेरिबोफेरिक इज ड्राइव फॉर द ग्रीक वर्ड मीन द चाइल्डेस्ट माइंड मीन्स के एज के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट ना हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना हो और चाइल्डिश माइंड हो, बच्चों की तरह वो बिहेव करे। दिस टाइप ऑफ सिसोफिनिया मोस्टली यूजली बीइंग विथ एडोलिसेंस, ये क्या है कि एडोलिसेंस में मोस्टली होता है। और उसके अलावा द पेशेंट शो द इनकॉन्ग्रेट मूड एंड ये इनकॉन्ग्रेट मूड हो जाता है हाइपोकोग्रेटिव या फिर इनकम्प्लीट मूड की वजह से वो चेंज हो जाते हैं ओवरऑल, जिसमें क्या है कि वो बच्चों की तरह सोच रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं केटाटोनिक टाइप्स को। केटाटोनिक जो टाइप्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मार्क्ड फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर बिहेवियर, जो डिस्टर्बेंस हो जाता है मोटर बिहेवियर में केटाटोनिक डिस्टर्बेशंस, टोनिक टोन चेंज होना, या फिर फर्स्ट में इसका ए है ना उसमें क्या होता है एक्साइटेड केटाटोनिक। इसके भी तीन क्या है कि फोर इसके टाइप्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में एक्साइटिंग केटाटोनिक, जिसमें आ जाता है इंक्रीज होता है साइकोमोटर एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है, रेस्टलेस हो जाती है। और उसके अलावा एक्साइटमेंट नेगेटिज्म्स नो ओनली सीन फॉर इंक्रीज स्पीच प्रोडक्ट फॉर द एक्साइटेड एंड नो रिलेशंस विथ द एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन के कोई भी सिचुएशन एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई रिलेशन नहीं होता, फिर भी वो ज़्यादा इंक्रीज कर देता है अपने क्या है कि मोटर साइकोमोटर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको। उसके अलावा सुपर स्टोप्रोल्स केटाटोनिक, जिसमें क्या है कि ब्लैंक फेस विथ द नो एक्सप्रेशंस, बिल्कुल ही किसी चीज़ के लिए नो एक्सप्रेशंस, ब्लैंक थिंक हो जाती है। एंड पेशेंट शो दे हैव रिस्पॉन्स इन पेनफुल सिचुएशन, कि वो अपने पेनफुल सिचुएशन में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, ब्लैंक थिंग्स हो जाती है। एंड टू द सिवियर दे हेम्स दे ही has be address there are standards the अनड्रेसेस वो क्या है कि उनको एड्रेस कर रहा होता है, ठीक है। ये क्या है कि दो टाइप ऑफ केटाटोनिक टाइप्स हैं, उसके दो डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। उनको हमने डिस्कस किया कि एक्सिस्टिंग में क्या है हैवी बिहेवियर, ज़्यादा एक्साइटिंग बिहेवियर, और जो स्ट्रोप्रोल्स में क्या हो जाता है ब्लैंक फेस हो जाता है, बिल्कुल ही नो एक्सप्रेशन, ठीक है।
उसके अलावा एक्सट्रीम रिडक्टेशंस, साइकोमोटर एक्टिविटीज़ एक्सट्रीम रिडक्टेड हो जाना, और मिज़म्स, रिजर्ड, नेगेटिज्म, पोस्चरिंग्स, ये सारे क्या हैं कि इसके एंड उसके अलावा कंडीशन फॉर क्राइटेरिया एंड फिक्सिबिलिटीज़ में कुछ इस कंडीशंस आ जाती है। और मिक्स जो है ना, अगर साइकोटोनिक अगर केटानिक देख रहे हैं तो मिक्स केटानिक में क्या होता है कि यही होता है कि एग्जिटिंग अंडर सुप्रोल्स, ये दोनों क्या है कि साथ आ जाते हैं कि कभी वो उसके ज़्यादा रेयर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं उसके मोटर एक्टिविटीज़, कभी बहुत ही लॉस हो जाती है, तो वो दोनों। और उसके अलावा रेजिडल लेटिन में आ जाता है कि टाइप ऑफ सिजोफेनिया that the patients who's recover for the attack, वो recover for attack and they are but they are continuous show the results and regard thinking and mood perception behavior। वो हमेशा तो मूड और परसेप्शन थिंकिंग के बारे में रिजल्ट कर रहा होता है। वो क्या है कि वो भी एक रिजोर्डल लेटिन आ जाता है, ठीक है, पेशेंट में। ये भी एक डिसऑर्डर ऑफ सिजोफ्रेनिया के हैं। मेंटल प्रोसेस के कुछ डिसऑर्डर्स हैं उनके, जो हम यहाँ पे क्या है कि ये दो दो डिफरेंस क्या है कि फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स इल्यूशंस, ये सारी इल्यूशन डिल्यूशंस, अगर सेंस का चेंज होना, तो इस तरीके से सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, पेशेंट में। उसके अलावा क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ सिज़ोफ्रेनिया 100% हम नहीं मैनेज कर सकते हैं, बट हायरली ट्रीटेबल कुछ क्या है कि मैनेजेबल सेमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं फार्माकोलॉजिकल, उनकी वजह से हम कर सकते हैं इनको डील, ठीक है। कुछ ऐसे रिलायबल एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स देख के पॉजिटिव सिम्टम्स सिज़ोफ्रेनिया के या फिर नेगेटिव सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, एंटी साइकेट्रिक मेडिकेशंस देते हैं। और उसके अलावा डेंजर इफ़ेक्ट के लिए कुछ ऐसे क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी बन जाते हैं, क्योंकि जो आपकी मेंटल साइकेट्रिक ड्रग्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा सपोर्टिव में हम क्या देते हैं, साइकोथेरापी देते हैं, बिहेवियर थेरापी देते हैं, फैमिली एफएफजीटी थेरापी देते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रो जो थेरापी देते हैं, उसके अलावा रिहैबिलिटेशन करते हैं, ताकि ओवरऑल पेशेंट रिकवरी की तरफ चला जाए, ठीक है। उसके अलावा इंडिविजुअल थेरापी फॉर साइकोथेरापी में हेल्प टू और abnormal थॉट्स पैटर्न जो होता है उसको साइकोथेरापी चेंज करती है, हेल्प करती है कि चेंज हो जाए। उसके अलावा सोशल स्किल्स ट्रेनिंग फॉर द फोकसिंग ऑन द improving communications and social interactions, improving for the ability to the participate daily activities and family therapies देते हैं, ताकि उसके जो रिलेशंस है वो सही हो जाए। एंड वॉलेटेड रिहेबिशंस एंड सपोर्टिव इम्प्लॉयमेंट्स, तो ये सारे क्या है कि वो थेरापीज है जो पेशेंट को एक अच्छी ट्रीटमेंट की तरफ, एक अच्छी केयर की तरफ ले जाती है और अच्छी तरीके से उसकी हेल्थ को स्लो स्लो रिजॉल्व करती है, उसकी मेंटल डिसऑर्डर को, ठीक है। नर्सिंग केयर में क्या आता है, नर्स शुड ट्राई टू डेवलप गुड वर्क रिलेशनशिप विथ द पेशेंट, कि एक अपना रिलेशन से है ना पेशेंट के साथ बहुत अच्छा करे, उस पर काम करे। ही शुड शी शुड यूज़ सिंपल लैंग्वेज इन हर कम्युनिकेशन, की सिंपली लैंग्वेज कम्युनिकेशन में यूज़ करे विद पेशेंट के साथ। और उसके अलावा थिंक रिलेटेड टू फॉर पेशेंट शुड बी एक्सप्लेन टू हिम, और उसके अलावा कुछ चीज़ें पेशेंट को एक्सप्लेन करें और कुछ पेशेंट को बोले खुद एक्सप्लेन करें। एंड उसके अलावा द नर्स शुड बी आर encourage and resolves the patients, encourage करे resolve करे पेशेंट को। एंड शी शुड बी discouraging and understandable understandable behavior and polite but the फॉर्मेलिटीज़ एंड कुछ ऐसे डिस्करेज ना करे। एंड उसके अलावा अच्छे तरीके से उसके के साथ बिहेव करे। शी शुड मेक श्योर दैट पेशेंट हैज़ स्वाइलो ओरल मेडिकेशन, के वो इतनी उसको पता है कि पेशेंट ये एक स्वाइलो कर सकता है, मेडिकेशन को ओरली ले सकता है, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल अटेंशन शुड बी गिव हैज़ अ डाइट, उसकी डाइट में स्पेशल अटेंशन करनी चाहिए, क्योंकि डाइट अच्छी होगी तो रिकवरी में भी क्या है कि हेल्दी डाइट खाने से बहुत ज़्यादा डिजीज़
हमें कम इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो डाइट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा शुड इनकरेज फॉर टेक केयर फॉर द पर्सनल हाइजीन, और उसको इनकरेज करें कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन करें। और उसके अलावा आल्सो द ऑब्जर्व द पेशेंट्स रिगार्डिंग्स हैज़ अ इम्प्रूवमेंट deorientates and the area of the interest should be found and work upon, कि कुछ एरिया पे वो फाउंड करें, उस पे वर्क करें। उसके अलावा शी शुड एजुकेट द अटेंडेंट्स, एंड वो एजुकेट करे उसके अटेंडेंट घर वालों को, ताकि उसकी अच्छी से केयर कर सके। एंड ही इज़ एबल टू टेक केयर फॉर द पेशेंट्स इन होम आफ्टर यूर डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज हो गया है पेशेंट तो उसको इतनी फैमिली एबल हो कि उसका अच्छे से केयर कर सके। तो ये सारी चीज़ें होती है। हमें क्या है कि साइकेट्रिक पेशेंट की फैमिली को भी बताना होता है, उसकी भी केयर करनी होती है, और हम पेशेंट की भी केयर करनी होती है। तो ये हमारा नर्सिस का काम होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज ओवरऑल सिजोफीनिया उसमें भी जितनी भी डिसऑर्डर थे उनको भी डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी है बट बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।